गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेसन नंबर 2 का पार्ट 3 11th क्लास कलेक्शन ऑफ डाटा स्टार्ट करा रहे हैं। इसमें पीछे हमने बताया आपको प्रश्नावली मेथड और इसके बाद है प्रश्नावली मेथड में हमने आपको बताया मेलिंग मेथड इन डाक विधि और गणक विधि यानी एनरिमेटेड मेथड। आज हम बात करते हैं कि प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण और उनके गुण। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण का प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष महत्व है। यानी प्रश्नावली यानी क्वेश्चनरीज और जो शेड्यूल है उनके निर्माण में प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो क्वेश्चनरीज है और शेड्यूल हैं उनमें बिल्कुल एक जैसे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। इन दोनों में अंतर ये है, प्रश्नावली और शेड्यूल में अंतर क्या है। प्रश्नावली और शेड्यूल में मेन अंतर ये होता है कि प्रश्नावलियों को तो स्वयं जो सूचना देने वाले हैं वो खुद भरते हैं, अपने आप भरते हैं, जबकि जो अनुसूचियां हैं शेड्यूल हैं वो प्राय गणकों द्वारा भरी जाती हैं। यानी उसमें एनुमेटर होता है, एनुमेटर पहले क्वेश्चन पुट करता है, उसके बाद आंसर देने वाला आंसर देता है और गणक जो है अपने हाथ से प्रश्नावली अनुसूचियों को भरता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या है। तो देखिए, एक अच्छी प्रश्नावली के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की कम संख्या। तो एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या अनुसंधान के क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए। इन्हें गुड क्वेश्चनरीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लिमिटेड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, और जहां तक पॉसिबल हो सके इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए, यानी जो क्वेश्चंस हैं वो रिसर्च से रिलेटेड ही होने चाहिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सरलता सिंपलिसिटी, प्रश्न जो आपने पूछे हैं प्रश्नावली के, जो कि आप इंफॉर्मेशन देने वाले के पास भेज रहे हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल उनकी भाषा होनी चाहिए ताकि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। प्रश्न छोटे होने चाहिए, प्रश्न लंबे और जटिल यानी वाइड लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनों की, और बहुत टफ नहीं होने चाहिए। और कैलकुलेशन से रिलेटेड यानी गणित से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में जवाब देने वाला संकोच करता है और वो जवाब नहीं देता है। प्रश्नों का उचित क्रम, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का उचित क्रम होना चाहिए। प्रश्नों का एक उचित और तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए, अर्थात जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में भी, उसमें या तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस होते हैं, उसके बाद 1 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, या उल्टा भी कह सकते हैं, पहले सबसे बड़े होते हैं 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। इस तरह से एक सीरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 6 मार्क्स पूछ लिए, उसके बाद 2 मार्क्स पूछ लिए, उसके बाद 4 मार्क्स पूछ लिए। एक सिस्टम होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो पहले कम मार्क्स वाले होने चाहिए या अधिक मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले पुट करने चाहिए। अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अनुचित नहीं होने चाहिए, जो सूचना देने वाले के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। यानी ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछने चाहिए जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। नॉन कंट्रोवर्शियल, मतभेद रहित प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो क्वेश्चन है जिनका उत्तर बिना पक्षपात के दिया जा सके। इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे किसी प्रकार के मतभेद की संभावना हो। गणना, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनमें उत्तर देने वाले को किसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़े। गणना का काम, जो कैलकुलेशन का काम है, खुद रिसर्चर द्वारा ही किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद है पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण का मतलब है प्री टेस्टिंग। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पूर्व, यानी जब भी आप प्रश्नावली बनाकर भेज रहे हैं तो उससे पहले आपको उसकी प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, अर्थात उसको चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाला इनका इजीली जवाब दे सकता है या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने किसी मित्र से उन प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं पहले। अगर वो इजीली उन क्वेश्चनों के जवाब दे देता तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला भी जवाब दे देगा। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले जो है उनका पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके लिए कुछ सूचकों से
प्रयोग के रूप में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यदि उनके उत्तर में कोई कठिनाई महसूस की जाती है तो उनमें आवश्यकता अनुसार चेंजिंग कर देनी चाहिए। इस परीक्षण को मार्गदर्शी सर्वेक्षण कहते हैं, यानी पायलट सर्वे भी कहा जाता है। इसके बाद है निर्देशन। जब भी प्रश्नावली को भेजा जाए इंफॉर्मेशन देने वालों के पास, तो प्रश्नावली को भरने के लिए उनमें स्पष्ट और निश्चित निर्देश होने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पेपर भी आप जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर दिया होता है कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब इतने वर्ड्स में देना है और यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन इतने मार्क्स के हैं और ठीक है, और इतना समय में आपने सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सत्यता की जांच। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसमें उत्तरों की सत्यता की परस्पर जांच की जाए, यानी क्रॉस चेक किए जा सकें। ऐसे क्वेश्चन भी कुछ होने चाहिए। और लास्ट है प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। मान लीजिए प्रश्नावली भरने वाले ने प्रश्नावली भर दी और लौटाया नहीं, तो इन्वेस्टिगेटर का पर्पज इनकम्प्लीट रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रश्नावली के लास्ट में ये प्रार्थना करनी चाहिए इंफॉर्मेशन देने वाले से कि वो इसे भरकर अवश्य लौटाए। इसके बाद है प्रश्नों की प्रकृति और कुछ उदाहरण। देखिए, प्रश्न ज्यादातर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, यानी सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर या हाँ या नहीं में या गलत, सही और गलत में दिया जाता है। जैसे हम कहें क्या आपके पास कार है, तो आप इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। कॉलेज में +2 शिक्षा प्रणाली आरंभ करना आपकी राय में उचित है या नहीं, तो आप इसका भी राइट रॉन्ग में आंसर दे सकते हैं। फिर एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। जब किसी विषय के संबंध में कई प्रकार के विकल्प होते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हें बहुविकल्पी प्रश्न पूछने उचित होते हैं। इन प्रश्नों में कई संभव उत्तर प्रश्नावली में छपे होते हैं। सूचना देने वाला इनमें से किसी एक पर निशान लगा देता है। जैसे आपके घर से कॉलेज कौन से, आप घर से कॉलेज कौन से साधन से आते हैं, तो यानी अगर आप मान लीजिए स्कूल आ जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई आप घर से जब स्कूल आते हैं तो किस साधन से आते हैं, तो उसके लिए पैदल आते हैं या साइकिल से आते हैं या बस से आते हैं या स्कूटर से आते हैं, तो आप सही पर इसमें टिक कर देंगे। इसके बाद है विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न। इन प्रश्नों द्वारा केवल विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जाती है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं अथवा आपका जेब खर्च क्या है। जैसे हम कहते हैं एक 1 मार्क्स क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, जिनका 1 वर्ड में या 2 वर्ड में आपने जवाब देना होता है, और एक होते हैं खुले प्रश्न, ओपन क्वेश्चन। इन प्रश्नों को उत्तर देने में सूचक को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एस्से लिखने के लिए कह दिया, तो वो ओपन क्वेश्चन होता है। और इसके बाद है, जैसे उदाहरण दिया, भारत में कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, आपने इसमें अपने विचार देने हैं, तो ये कितना भी बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। या देश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, हर व्यक्ति का व्यू इसमें अलग अलग हो सकता है। आदर्श प्रश्नावली का नमूना, ये एक प्रश्नावली दे रखी है, और यानी आइडियल क्वेश्चनरी आप किसको कहेंगे। जो ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का उद्देश्य छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल में रहने वाले +2 कक्षा के छात्रों के मासिक आय, यानी मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, आपसे प्रार्थना है कि इन प्रश्नों को भरकर शीघ्र लौटा दें। इसमें दी जाने वाली सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। इसका प्रयोग केवल वर्तमान अनुसंधान के लिए किया जाएगा। जो आप सूचनाएं भेजेंगे वो सीक्रेट रहेंगी, और जो प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए ही इसका यूज किया जाएगा। तो एक अच्छी प्रश्नावली में इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। विद्यार्थी का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, विभाग ग्रुप क्या है, स्कूल या कॉलेज का नाम, पिता का नाम और पता क्या है, पिता क्या करते हैं, उनकी मासिक आय कितनी है, परिवार के अन्य सदस्यों की आय यदि कोई है तो, विद्यार्थी को प्रति माह के रूप में होने वाली रकम, आय के रूप में जो रकम उन्हें प्राप्त हो रही है, परिवार से कितनी मिलती है, निजी साधन से कितनी है, छात्रवृत्ति अगर उसको मिलती है तो, अन्य जैसे अगर वो ट्यूशन भी पढ़ाता है तो, विद्यार्थी के मासिक खर्च क्या क्या हैं, स्कूल की फीस कितनी है, स्टेशनरी कितनी है, पुस्तकों का पर कितना व्यय होता है, बस का किराया, अन्य यात्रा व्यय, छात्रावास यानी हॉस्टल का कितना खर्चा है,
और मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, अन्य व्यय जैसे दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह पर कितना खर्च करता है। क्या आपको मिलने वाली मासिक आय पर्याप्त है, तो हाँ नहीं में जवाब हो सकता है। यदि मासिक आय कम है तो उसे बढ़ाने के लिए आपका क्या सुझाव है, इसमें एक पंक्ति में दिया जा सकता है। क्या आप अपनी वर्तमान मासिक आय में से कुछ बचत कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो किस मद में और कितनी बचत कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रश्नावली का एक परफॉर्मा था। इसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण या क्षेत्रीय अनुसंधान की योजना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली मुख्य विधियां, यानी प्रिंसिपल स्टेप इन द प्लानिंग ऑफ फील्ड सर्वे और फील्ड इन्वेस्टिगेशन। क्षेत्रीय सर्वेक्षण की योजना बनाते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखें, यानी जिस क्षेत्र से आप जिसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, उसके बारे में जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है। पहला है, प्रश्नावली को बहुत अधिक सावधानी पूर्वक निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बनाएं। इन निम्न बातों को ध्यान में रखें और तभी प्रश्नावली को बनाएं। प्रश्नावली की उपयुक्त लंबाई होनी चाहिए, यानी प्रश्न पत्र बहुत लंबा ना हो। प्रश्नावली में केवल छोटे और स्पष्ट प्रश्न शामिल होने चाहिए। प्रश्नावली में यानी क्वेश्चनरी में जो क्वेश्चन शामिल किए जाएं, प्रश्नावली के दूसरे प्रश्नों के साथ उनका अनुपयोग किया जा सके, यानी उन्हें क्रॉस चेक किया जा सके। और प्रश्नों में उत्तरदाता के लिए अधिक गणितीय के हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन का काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए उत्तर देने वाले के। पूछताछ की विधि के विषय में निर्णय लेना चाहिए। यह विधि प्रत्यक्ष, यानी आप किस तरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे या जो है डाक विधि से का प्रयोग करेंगे। गणकों यानी एनोवेटर के प्रशिक्षण का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, यानी एनोवेटर को जो है विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें पूछताछ के उद्देश्य और अध्ययन का महत्व बता दिया जाना चाहिए तथा प्रश्नावली के विभिन्न प्रश्नों की प्रकृति के विषय में भी समझाया जाना चाहिए। अर्थात गणक को क्लियर होना चाहिए कि आखिर इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जा रही है, क्योंकि सामने वाला उससे ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये किस लिए पूछ रहे हैं। यदि सर्वेक्षण का क्षेत्र बड़ा है तब पहले मार्गदर्शी सर्वेक्षण अर्थात छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद मार्गदर्शी सर्वेक्षण होता क्या है, पायलट सर्वे। 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। यह जो भी है इसका संबंध आपके, यानी मार्गदर्शी सर्वेक्षण का संबंध आपके के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे हमारे अध्ययन के एक बहुत छोटे न्यायाधीश के संपूर्ण सर्वेक्षण परीक्षण से, यानी एक सैंपल सर्वे होता है। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पलवल के लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा जब इलेक्शन का दौर होता है, टाइम होता है, तो उस समय में बहुत से जो न्यूज एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल दिखाती हैं, अर्थात इलेक्शन से पहले, ठीक है, ये बताती हैं कि भाई किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ 1000-2000 लोगों के पास जाते हैं और वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं कि आखिर वो लोग किसको वोट देने जाने वाले हैं, ठीक है। तो और उसके आधार पर वो कंक्लूजन निकालते हैं कि आखिर किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने वाली है, कितने परसेंट। 1000 से पूछा मान लीजिए, तो 600 लोगों ने मान लीजिए बीजेपी को वोट देना चाहा, 400 लोगों ने कांग्रेस को देना चाहा, तो ये रेशो हो गई 60-40। तो इसका मतलब 60% वोट जो है बीजेपी को मिलने वाले हैं और 40% जो है कांग्रेस को मिलने वाले हैं। इसे क्यों करते हैं, क्वेश्चन हमारे मन में आता है, इसे क्यों करते हैं। यह हमारे प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण का एक प्रकार है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम जो प्रश्नावली तैयार की है वो ठीक है या नहीं है। यह आपकी, यानी हमारी प्रश्नावली की गुणवत्ता का अनुमान और प्रश्नों के समूह के उत्तर देने में उत्तरदाता की मदद करता है। आप अपनी प्रश्नावली की बुराइयों और कमियों को जानने में समर्थ होते हैं। इससे हमें हमारी जो प्रश्नावली हमने जो तैयार की है उसमें क्या क्या कमियां हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले कि आप अंतिम सर्वेक्षण पर निकलें, प्रश्नावली में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। मार्गदर्शी सर्वेक्षण निम्न में से सहायता करता है। जो पायलट सर्वे है वो हमारी इन बातों में हेल्प करता है। प्रश्नों की गुणवत्ता और उपयोगिता के अनुमान में, यानी क्वालिटी और यूटिलिटी के मेजरमेंट में, जो
एनोवेटर होते हैं उनके प्रदर्शन के अनुमान में, गणकों के लिए निर्देशों का निर्माण करने में यानी डायरेक्शन देने में, और अंतिम सर्वेक्षण में शामिल कीमत और सर्वेक्षण के अनुमान में। आंकड़ों के संकलन में त्रुटियों के प्रमुख स्रोत। देखिए, जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, उनके कौन कौन से स्रोत हैं, इन्हें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1 पहला है जो मापन संबंधी त्रुटियां, यानी मेजरमेंट से रिलेटेड जो है एरर्स, जो कि 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं। मेजरमेंट से, कलेक्शन से संबंधित जो एरर्स है वो 2 कारणों से उत्पन्न होते हैं कि प्रत्येक जो कैलकुलेशन करने वाला है यानी एनोवेटर है, वो एनोवेशन जब करता है तो अलग अलग मापक टेप यानी अलग अलग मापने के अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इससे त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। और सभी गणनाकार एक ही मापक विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन निकटतम मान जो है उनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 26.9 आया या 6 आया, 26.6 आया, तो एक तो उसको 20 के अप्रोक्स में रख ले और दूसरा उसको 21 के अप्रोक्स में रख ले। 21.6 कोई मान लीजिए एवरेज आया, तो एक ने उसको 21 रख लिया और एक ने उसको 22 रख लिया। तो ये आपने देखा कि विधि तो सबने एक प्रयोग की, लेकिन जो शुद्ध मान जिसको हम कहते हैं वो सबने अलग अलग रखा। इसके बाद है कुछ प्रश्नावली के दुरुपयोग संबंधी, मिसयूज से रिलेटेड एरर्स होते हैं, जब उत्तर देने वाला प्रश्नों को ठीक तरह से नहीं समझ पाता और कुछ प्रश्नों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। उत्तर देने वाले के समझ में ही क्वेश्चन नहीं आया और उन्होंने गलत अर्थ उसका लगा लिया। अनुत्तर संबंधित त्रुटियां, यानी अनुत्तर का मतलब है उत्तर ही नहीं दिया, जब उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने से ही मना कर दे। इस कारण सूचना के अभाव में आंकड़ा यानी डाटा कलेक्ट करने में एरर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद है अंकगणितीय त्रुटियां। ठीक है, तो अंकगणितीय त्रुटियां तब होती हैं जब कुछ प्रश्नों के गणित के हिसाब किताब में गलती हो जाए, और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एरर्स तब उत्पन्न होते हैं जब गणना करने वाला या उत्तर देने वाला आंकड़ों को लिखने में गलती कर जाए। मान लीजिए लिखना 65 था और बाई मिस्टेक 56 लिख दिया, तो उससे भी गलतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम द्वितीयक आंकड़ों को। अब तक जो हमने पढ़ा वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के विभिन्न मेथड्स पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था कि जो डाटा कलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब हम सेकेंडरी सोर्स पढ़ेंगे, और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं। 2 सोर्स होते हैं, एक प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित मतलब पब्लिश्ड सोर्स, अप्रकाशित मतलब अनपब्लिश्ड सोर्स। तो देखिए, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के पब्लिश्ड सोर्स कौन कौन से हैं। पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकारी प्रकाशन। भारत की जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है और उनके विभिन्न जो मंत्रालय हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट हैं, वो डिफरेंट विषयों से संबंधित डिफरेंट डाटा प्रकाशित करते रहते हैं, यानी वो कलेक्ट करते हैं और उनको पब्लिश करा देते हैं। ये आंकड़े काफ़ी उपयोगी और विश्वसनीय होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्न हैं, जैसे स्टैटिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टैटिकल ऑफ इंडिया, स्टैटिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑफ ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। यानी ये सारे सरकारी प्रकाशन हैं, और जब ये विभिन्न विभाग इन डाटा को प्रकाशित करती हैं तो एक किताब वाले के लिए, ठीक है, या कई अन्य विभागों के लिए ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी जब हम इन्हें, मान लीजिए हमें पता चला कि भाई रिजर्व बैंक का ने इतनी करेंसी प्रिंट की, ठीक है, या 100 करोड़ रुपए की करेंसी प्रिंट की, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी डाटा हो जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद है